चलिए, तो इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, ठीक है। कभी भी आप इस टॉपिक में आएंगे तो बेटा ये प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक है, प्योर इलेक्ट्रोस्टैटिक, ठीक है बेटा, प्योर एकदम। इसमें हम लोग सबसे पहला टॉपिक जो कवर करते हैं बेटा वो ये है, व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, ठीक है बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है। एसएल अरोरा में बेटा बहुत सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि रीडेबल है, आप आराम से बैठ के रीड कर सकते हो, ठीक है। रीड वगैरह करते रहोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस दिमाग में अराइज होंगे, वो आप ग्रुप में डाल सकते हो या फिर मुझे आके पूछ सकते हो, ठीक है। ये काफ़ी अच्छा बुक है, ठीक है, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, ठीक है। डेरिवेशंस भी बहुत अच्छे से एक्सप्लेन्ड है, वो सारी चीज़ें भी हम कवर करेंगे, ठीक है। तो इस टॉपिक का जो आपका है ना, इस चैप्टर का जो सबसे पहला टॉपिक हम कवर करने वाले क्या है बेटा, वो इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, क्योंकि हमारा चैप्टर का नाम ही इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड है, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे चार्ज से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। व्हाट इज इलेक्ट्रिक चार्ज, देखिए बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। इंट्रिंसिक का मतलब बेटा इंटरनल, ठीक है। किसी भी बॉडी की ये इंटरनल प्रॉपर्टी होती है जिसकी मदद से ऑफ द एलिमेंट्री पार्टिकल्स, ऑफ द elementary particles, एक मिनट बेटा, of the elementary particles like electrons, protons, etc., for which all the objects are made up of, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा कि जितने भी आपके पार्टिकल्स है बेटा वो सारे के सारे इलेक्ट्रॉन्स प्रोटॉन्स से ही बने हुए हैं ना बेसिकली, क्योंकि वो सब एटम्स है, और एटम्स के अंदर बेसिकली यही तो होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन्स, न्यूट्रॉन्स, ठीक है। तो आप देख सकते हो बेटा, इट इज बिकॉज ऑफ दीज इलेक्ट्रिक चार्जेस दैट वेरियस ऑब्जेक्ट एक्सर्ट स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक, जल्दी जल्दी जल्दी, इलेक्ट्रिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन ऑन ईच अदर, ठीक है। ये इसकी वजह से ये क्या करते हैं बेटा, क्या करते हैं बेटा, फोर्स एक्सर्ट करते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक एक दूसरे के ऊपर, ठीक है। तो ये एक ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, देखिए बेटा एकदम क्लियरली बता दो बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा, इज एन इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर व्हिच गिव राइज टू इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन वेरियस ऑब्जेक्ट। दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो भी आपकी आयोनिक पुल होती है बेटा, ठीक है। अब आयोनिक बोलना गलत होगा क्योंकि हम लोग फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो हम लोग यहाँ पे बोलेंगे बेटा चार्जेस के बीच में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। कभी भी आ गया एक प्लस चार्ज एक दूसरे प्लस चार्ज को रिपेल करेगा, बेसिक कॉन्सेप्ट है, पता ही होगा, कम ऑन जल्दी, ठीक है कि नहीं। एक प्लस चार्ज दूसरे प्लस चार्ज को क्या करेगा बेटा, रिपेल करता है। एक प्लस चार्ज दूसरे माइनस चार्ज को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, ठीक है। तो ये आपका बेसिक प्रॉपर्टी ही है बेटा, ये इंट्रिंसिक होता है, ये कहीं से एक्वायर नहीं किया जाता, कहीं एक्सटर्नली नहीं डाल सकते आप किसी भी बॉडी के अंदर, ठीक है बेटा। तो ये आपकी ऐसी इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है जिसकी मदद से आप किसी दूसरी बॉडी के ऊपर में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगा सकते हो, ठीक है। तो ये है आपका इलेक्ट्रिक चार्ज होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है बेटा, ऐसी इंटरनल प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से एक बॉडी में क्या आती है बेटा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स का जनरेशन होता है, ठीक है। चलिए, तो आई होप समझ में आ गया, ठीक है। तो ये आपका होता है। अब चार्जेस कितने तरह के होते हैं बेटा, चार्जेस दो तरह के होते हैं बेटा, पॉजिटिव और नेगेटिव। इस पूरी दुनिया में इन दोनों चार्जेस को छोड़ के और कोई चार्ज एग्जिस्ट नहीं करता, और इनको अगर हम सही तरह से नाम दें तो बेटा ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होता है, यही बेसिक चार्जेस है, इसको छोड़ के और कोई चार्ज नहीं होता, ठीक है ना। यहां पे अगर कोई आपको सिखा रहा है नहीं बेटा इसके अलावा भी कोई चार्ज है, नहीं नहीं, कोई भी चार्ज है बेटा वो इन्हीं से मिलके बना हुआ है, कोई भी चार्ज है इन्हीं से मिलके बना हुआ है, कोई भी चार्ज इनको छोड़ के नहीं है, ठीक है बेटा। तो इस बात को समझना, ठीक है, कि चार्जेस जो जो भी हमारे सामने हैं वो सारी की सारी बेटा आपके इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन से मिलकर ही बनी होती है, ठीक है। तो यहां पे देखिए बेटा, तो हमने क्या समझा अभी बेटा कि व्हाट इज चार्ज ना, व्हाट इज चार्ज, बेसिकली इलेक्ट्रिक चार्ज। इलेक्ट्रिक चार्ज तो आपने क्या कहा बेटा, इलेक्ट्रिक चार्ज क्या होता है, तो आप यहां पे कह रहे हो बेटा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी, ठीक है, प्रॉपर्टी, इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ड्यू टू विच फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक अराइजेस, ठीक है, अराइजेस, ठीक है, अराइजेस, ठीक है। तो ये आपका इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी है किसी भी बॉडी के अंदर में जिसके वजह से इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स अराइज होता है, ठीक है। एक पॉजिटिव दूसरे पॉजिटिव को क्या करेगा बेटा, रिपेल करता है, क्या करता है बेटा, रिपेल करता है, ठीक है। ये आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के कारण रिपेल कर रहा है, ठीक है। एक पॉजिटिव दूसरे नेगेटिव को क्या करता है बेटा, अट्रैक्ट करता है, इसको अट्रैक्शन, ठीक है,
अट्रैक्शन फोर्स बोल देंगे, ये रिपल्शन फोर्स हो जाएगा बेटा। ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, रिपल करेंगे, ये डिपेंड करता है कि सिचुएशन क्या है, ठीक है ना, कि प्लस के साथ प्लस आ गया, माइनस के साथ माइनस आ गया तो रिपल्शन हो जाएगा, प्लस के साथ माइनस आ गया अट्रैक्शन हो जाएगा, ठीक है। तो उसको समझिएगा, ठीक है। हमारे पास बेटा जो बेसिक चार्जेस होती है बेटा वो क्या होती है, बेसिक चार्ज जो आपके पास होती है बेटा वो होती है बेटा पॉजिटिव एंड नेगेटिव। पॉजिटिव होता है बेटा आपका इलेक्ट्रॉन और आपका जो नेगेटिव, सॉरी उल्टा लिख दिया, सॉरी गाइस, ठीक है, हो जाता है, देखिए मेरे से भी गलती हो जाती है। प्रोटॉन एंड ये आपका होता है बेटा इलेक्ट्रॉन, बट दोनों का कंडीशन एक है कि दोनों के चार्जेस बराबर ही होती हैं, ठीक है, दोनों के चार्जेस बराबर ही होते हैं। दोनों के चार्जेस क्या है बेटा 1.6 × 10⁻⁹ कूलम, ठीक है। अब प्रोटॉन है तो प्लस लगा दीजिएगा, इसको मैं प्लस माइनस लिख देता हूं, तो अगर प्रोटॉन है तो प्लस लगा दीजिएगा, आपका इलेक्ट्रॉन है तो माइनस लगा दीजिएगा, ठीक है। अब यहां पर ये जो कूलम है बेटा ये आपके चार्ज का ऐसा यूनिट होता है, ठीक है बेटा, किसी भी चार्ज का, किसी भी चार्ज की बेटा ऐसा यूनिट जो होती है बेटा वो होती है बेटा कूलम की, ठीक है, कूलम, ठीक है, कूलम है बेटा, ठीक है। कूलम आपका सिंबल सी होता है इसके लिए, ठीक है। ये आपके चार्ज का ऐसा यूनिट है, चार्ज का सिंबल क्या होता है बेटा आपका क्यू, ठीक है। आप क्या लिखते हो बेटा क्यू। अब ये क्यू आपका स्मॉल हो सकता है, आप कैपिटल में इसको डिफाइन कर सकते हो, ठीक है, और इसकी जो ऐसा यूनिट है बेटा वो सी है। तो अगर मान लीजिए कि मैं Q इक्वल्स टू 10C लिख रहा हूं तो इसका मतलब ये है बेटा कि चार्ज इज इक्वल्स टू 10 कूलम, ठीक है। या फिर मैंने यहां पे लिख दिया 0.1 कूलम, ठीक है, मैं किसी भी तरह से डिफाइन कर सकता हूं। जैसे यहाँ पे देखिए बेटा इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितनी है बेटा आपकी 1.6 × 10⁻⁻19। इलेक्ट्रॉन का जो सिंबल है बेटा चार्ज का वो क्या होता है बेटा ई, ठीक है, और ई कितना है बेटा -1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ठीक है। तो ये आपकी कंडीशन बन के आती है, ठीक है। चलिए, तो आई होप कि आपको चार्ज क्या है वो समझ में आ गया, ठीक है। हम लोग बेसिकली जो इसके बीच बीच में बहुत सारी चीजें जो एक्स्ट्रा दी गई है हम उसको नहीं कवर करेंगे, हम सिंपली टॉपिक्स देखेंगे बेटा कि हमारा टॉपिक क्या क्या है, हम उसके बारे में बात करेंगे। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स बता दो बेटा ब्रांच ऑफ फिजिक्स है बेटा जिसमें कि हम स्टडी ऑफ चार्ज एट रेस्ट करते हैं बेटा। हम लोग रेस्ट में चार्ज की पढ़ाई करेंगे बेटा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, ये हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है। एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स आप देख सकते हो बेटा, इसमें आपके बहुत सारी चीज़ें आ रही हैं, प्लीज़ ये सब चीज़ें आप पढ़ सकते हो। जेरोक्स कॉपिंग मशीन में भी आपका इलेक्ट्रोस्टैटिक्स ही लगता है, क्योंकि वो जो चार्जेस होते हैं बेटा वो उनके वजह से ही आपकी जो है ना वो फोटो कॉपी बन पाती है, ठीक है। तो वो सारी चीज़ें आपको बाद में बता दी जाएंगी। आप जैसे जैसे आगे इंजीनियरिंग करोगे तो इसको आपको पढ़ने का और मौका मिलेगा। ये सब डिस्कस करके हमारे पास है ना कोई ऐसा टाइम नहीं है, तो हम लोग फटाफट से आगे बढ़ते हैं। 2 काइंड्स ऑफ चार्जेस आर देयर, पॉजिटिव चार्ज एंड नेगेटिव चार्जेस आर देयर। ये सारी चीज़ें आप जानते हो। रॉड को है ना प्लास्टिक के साथ घिसो या फिर है ना बाल में घिसो तो इसमें चार्जेस आपके फ्रिक्शनल कंडीशन से है ना एक बॉडी से अगली बॉडी में ट्रांसफर हो जाते हैं, ये सब भी आपको पता होना चाहिए। पोलैरिटी 2 तरह की होती है चार्जेस की बेटा, आपको पता ही होगा है ना। पोलैरिटी, इंडक्शन आप लोगों को है बेटा बाद में पढ़ाया जाएगा, चिंता की कोई बात नहीं है। इंडक्शन पूरा चैप्टर ही है आपका, चैप्टर नंबर 6, ठीक है। तो पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस होते हैं बेटा, किसने ढूंढ के निकाला है ये सब करने की जरूरत नहीं। इलेक्ट्रॉनिक थ्योरी ऑफ फ्रिक्शनल इलेक्ट्रिसिटी, ये भी पढ़ने की चीज़ है, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। इसके बाद बेटा हम सीधा बढ़ेंगे बेटा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर में, बट मैं कहूंगा बेटा कंडक्टर्स एंड इंसुलेटर पढ़ के भी कोई फायदा नहीं है, ठीक है। पता है क्यों? क्योंकि ना कंडक्टर्स और इंसुलेटर का एक्चुअल मीनिंग आपको चैप्टर 2 में पता चलेगा कि बेसिकली इंसुलेटर क्या होता है। कंडक्टर तो आपको पता ही है क्या होता है, ठीक है, ऐसी सब्सटेंस जो कि इलेक्ट्रिसिटी पास करवा सकते हैं, इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने में हेल्प करेगा। और इंसुलेटर हम पढ़ते हैं कि ऐसा चीज जो इलेक्ट्रिक चार्ज को फ्लो करने नहीं देगा, ठीक है। उसका मेन जो रीजन है बेटा वो सब कुछ आपको अगले चैप्टर में पढ़ने को मिलेगा। इंडक्शन पूरा चैप्टर ही है, मैंने बता दिया आपको, ये सब चीजें आपको कुछ भी नहीं देखना। सीधा हम लोग आ जाते हैं बेटा यहाँ पे बेसिक प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज। इसमें भी मैं सिर्फ आपको बताऊंगा बेटा एक ही प्रॉपर्टी जो कि आपकी क्या है बेटा, जो कि आपकी क्वांटाइजेशन प्रॉपर्टी, ठीक है। मैं सिर्फ इसको कवर करूंगा, क्वांटाइजेशन को, ठीक है। कंजर्वेशन को बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप जानते ही हो जिस तरह से मास कंजर्व रहता है बेटा चार्ज भी कंजर्व रहता है, ठीक है। मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एग्जैक्टली उसी तरह से बेटा कंजर्वेशन ऑफ चार्ज ये कहता है कि चार्ज को आप क्रिएट भी नहीं कर सकते और डिस्ट्रॉय भी नहीं कर सकते, ठीक है। चलिए बेटा, तो क्वांटाइजेशन स्टार्ट करते हैं, ठीक है बेटा। क्वांटाइजेशन का मतलब क्या होता है? क्वांटाइजेशन का मतलब होता है बेटा कि आप चार्जेस को ना डिस्क्रीट नेचर में देख सकते हो, डिस्क्रीट नेचर, ठीक है। कैसे सर चार्जेस कैसे डिस्क्रीट नेचर की होती है, हमें तो नहीं पता। देखिए बेटा, चार्जेस की अगर बात करें बेटा तो चार्जेस हमेशा डिस्क्रीट नेचर में ही होंगे, क्योंकि सारी की सारी बॉडी एटम्स की बनी हुई है, ठीक है। एटम्स के अंदर में सारे इलेक्ट्रॉन्स आपके सेपरेटेड है, कोई भी चिपका हुआ नहीं है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक ऐसी एंटिटी है जो हमेशा मूव करती है। अगर ये चिपकना चालू कर दे तो मूव नहीं कर पाएगा, सही बात है। प्रोटॉन आपके न्यूट्रॉन के साथ चिपक के बैठे हैं तो क्या मूव करते हैं? नहीं करते। दे जस्ट फॉर्म अ न्यूक्लियाई ऑफ एन एटम, तो वो एकदम एग्जैक्टली एक जगह पे
फिक्स्ड बैठा हुआ है, बट इलेक्ट्रॉन उसके आसपास क्या करता रहता है बेटा, घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है, ठीक है। अब मैं आपसे ये कह रहा हूं बेटा कि जितने भी प्रोटॉन है या जितने भी आपके न्यूट्रॉन हैं, ठीक है, भले ही आपको जितना ही लगे कि ये कंटिन्यूअस नेचर में है, बट ये कंटिन्यूअस कभी हो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि चार्ज की जो प्रॉपर्टी है बेटा वो है बेटा क्वांटाइजेशन की, क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है, नेचर ऑफ चार्ज, ठीक है। देखिए बेटा, क्वांटाइज्ड नेचर ऑफ चार्ज को डिफाइन सिर्फ एक सिंगल फॉर्मूला कर देता है, एक बहुत ही छोटा सा फॉर्मूला, पता है वो क्या है? Q इक्वल्स टू एनी, Q इक्वल्स टू एनी। इसका मतलब क्या है कि टोटल चार्ज जो होता है बेटा वो हमेशा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, n यहां पे क्या है बेटा मैं बता दूं, n आपका नंबर ऑफ चार्ज है, या फिर आप नंबर ऑफ चार्ज में इलेक्ट्रॉन डाल सकते हो या आप इसमें प्रोटॉन डाल सकते हो, ठीक है। और यहां पे E क्या है बेटा? E आपका यहां पर है बेटा चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन, यही नहीं है कि नहीं? तो आप देख सकते हो बेटा कि इससे ये क्लियरली प्रूव हो जाता है कि हर एक इलेक्ट्रॉन के पास अपना सेपरेट चार्ज होता है, जिसको हम लोग छोटे 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 फॉर्म्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो आपने अगर ये कहा कि सर, तो मतलब ये हो गया कि अगर 10 कूलम्ब का, ध्यान देना बेटा, ठीक है, अगर आप ये कह रहे हो सर कि अगर 10 कूलम्ब का मेरे पास यहां पे बेटा क्या है बेटा, Q है, तो इसमें कितना इलेक्ट्रॉन है, क्या हम इसका पता लगा सकते हैं? हाँ सर, क्यों नहीं लगा सकते, एकदम ऑब्वियसली लगा सकते हैं ना। देखिए बेटा 10 कूलम्ब का मेरे पास चार्ज है, अब मैंने कहा कि सर इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, चलिए पता लगाते हैं। तो कैसे करना है बेटा, बहुत ही सिंपल। तो आपको पता है कि Q इक्वल टू क्या होता है बेटा, N ही होता है। तो आपने N निकालना है, तो ये Q बाई क्या हो जाएगा, E हो जाएगा। तो Q की वैल्यू क्या है बेटा, 10 कूलम्ब। इलेक्ट्रॉन की चार्ज कितने बेटा, 1.6 इंटू 10 टू द पावर माइनस 19। तो आप देख सकते हो बेटा ये 100/16 हो गया, इंटू 10 टू द पावर 19 हुआ कि नहीं हुआ? सही बात है ना। आपने इसको काट दिया तो ये क्या बनेगा बेटा, ये 25 आएगा और यहाँ पे 4 आएगा, 10 टू द पावर आपका 19 आ गया। सही है ना। अभी 4 से काट दीजिए 25 को, कितना आएगा बेटा, 6.25। तो कितना आया बेटा, 6.25 इंटू 10 टू द पावर 19 इलेक्ट्रॉन्स। आपको दिख रहा है बेटा कि 10 कूलम्ब के चार्ज में इतने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अब इससे क्या प्रूव हुआ, हम ये कह रहे हैं कि सर 10 कूलम्ब का चार्ज इतने सारे इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। तो ये तो क्वांटाइज नेचर हुआ ना चार्ज का, कि सर ये जितने भी इलेक्ट्रॉन्स हैं ये सारे अलग 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 हैं। तो मतलब इससे ये पता चल रहा है कि हमारा जो चार्ज है बेटा वो क्वांटाइज्ड नेचर का है, मतलब कि छोटे 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 डिस्क्रीट इलेक्ट्रॉन्स से मिलकर बना हुआ। ये कंटिन्यूअस इन नेचर नहीं है, ठीक है, ये कंटिन्यूअस इन नेचर नहीं है, भले ही हमको दिखे कि ये कंटिन्यूअस है। जैसे कि हमारी बॉडी को ले लो अगर, है ना, बायो वाले से हम पूछे तो बॉडी जो है बेटा हमारी ये डिस्क्रीट कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट सेल्स है ना, बहुत सारे सेल्स हैं यहाँ पे, ये एक साथ है। तो हमें लग रहा है कि सर ये आपका कंटिन्यूअस एक शीट है, बट इसके अंदर में भी बहुत सारे सेल्स है ना जो कि अलग 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 है, ठीक है। तो इसलिए आपको ये समझना होगा बेटा कि जितने भी आपके चार्ज है बेटा वो आपके क्वांटाइज्ड नेचर के होंगे, कभी भी ये आपका कंटिन्यूअस नहीं है, ठीक है। ये अलग 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 है एंड दे आर इंडिपेंडेंट टू डू वट एवर दे वॉन्ट, राइट। और याद रखिएगा बेटा ऐसा तभी हो सकता है जब ये नॉर्मल कंडीशन पे हो, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि मैंने एक मेटल का शीट ले लिया, ठीक है, कि मेटल की शीट ले ली मैंने, इसके अंदर ना आपके ना मतलब एक बहुत आपको एक जनरल नॉलेज की बात बताता हूँ। इसके छोटे से आपके यूनिट एरिया पे 10 टू द पावर 28 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। शायद हम इतना इस जीरो लिख भी ना पाए, ठीक है। 10 टू द पावर 28 आपके इलेक्ट्रॉन्स है छोटे से एरिया पे। अब मुझे बताइए क्या ये सारे इलेक्ट्रॉन एक ही डायरेक्शन में घूम रहे हैं? नहीं ना, सब अलग अलग जगह जा रहे हैं ना, कोई इधर भाग रहा है, 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 कोई इधर भाग रहा है। तो ये कौन सी कंडीशन है बेटा, ये आपकी नॉर्मल कंडीशन में, ठीक है। क्योंकि अगर इसमें इतने सारे इलेक्ट्रॉन्स हैं तो मैं जब भी किसी मेटल को टच कर रहा हूं मुझे करंट कहीं नहीं लग रहा है कि नहीं। मुझे तो किसी भी मेटल को टच करते ही करंट लग जाना चाहिए था ना, बट मुझे तो नहीं लगता ऐसा। क्यों नहीं लगता? क्योंकि मैं बता दूं बेटा कि ये सारे जो चार्जेस है बेटा वो सब अलग अलग जगह भाग रहे हैं, जिसके कारण कोई भी मोमेंट नहीं क्रिएट हो रहा, ठीक है। तो उसके बारे में हम थर्ड चैप्टर में पढ़ेंगे। थर्ड चैप्टर जब आएगा बेटा तो वहां पर आपको पढ़ाया जाएगा। चलिए बेटा, तो आई होप आपको क्वांटाइज्ड कंडीशन समझ में आ गया, ठीक है। क्वांटाइज्ड कंडीशन समझ में आ गया तो बेटा देखिए अगली टॉपिक जो हम यहाँ पे स्टार्ट करेंगे एडिटिव, वो पढ़ने की जरूरत नहीं है। एडिटिविटी का मतलब वही होता है कि चार्जेस को आप प्लस करके ना, बहुत सारा चार्जेस को प्लस करके एक सिंगल वैल्यू ऑफ चार्ज फाइंड कर सकते हो। चलिए बेटा, तो यहाँ पे एक क्वेश्चन आपको यहाँ पे बहुत ही सुंदर सा एक दिया गया है, देखिए ना कितना बढ़िया क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का ही है। हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इज देयर इन अ कप ऑफ वाटर, ठीक है। एक कप ऑफ वाटर है, ठीक है, आपने एक कप वाटर ले लिया, ठीक है ना, और उसमें कितना नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज है आपको ये फाइंड करना है, ठीक है। चलिए निकालते, देखिए बेटा क्या करना है, सब लोग पहले समझ लें, फिर उसके बाद आप इसको लिख लीजिएगा अपनी कॉपी में। सबसे पहले क्या बोला गया प्लीज समझिएगा, ठीक है। तो बोला क्या गया बेटा, हाउ मच पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस देयर इन अ कप ऑफ वाटर, ठीक है।
नॉर्मली एक कप में बेटा कितना आता है बेटा, एक पाव भर कंडीशन आपका बनता है, ठीक है। तो इसमें 250 ग्राम ऑफ क्या है बेटा, वाटर है, ठीक है, 250 ग्राम वाटर है इसमें, ठीक है, कंडीशन एकदम दिया गया है। आपको मोलर मास ऑफ वाटर तो पता ही है कितना होता है बेटा, 18 ग्राम होता है ये, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि मेरे पास 250 ग्राम ऑफ क्या है बेटा, वाटर उसमें प्रेजेंट है, और इसकी मोलर मास इतनी है, तो मैं इसका मोल्स निकाल सकता हूं। क्या निकाल सकता हूं बेटा, मैं इसका मोल्स तो निकाल ही सकता हूं, है कि नहीं। अब यहां पे देखिए बेटा कि हमने यहां पर क्या किया कि हम जानते हैं कि एवोगाड्रो नंबर कितना होता है बेटा, 6.02 इंटू 10 टू द पावर 23, ठीक है। तो हमने कहा सर तब नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट इन अ कप ऑफ वाटर कितना होगा, तो हमने यहां पे क्या किया बेटा, हमने वाटर की मॉलिक्यूल निकाल ली। तो हम लोग इसका मोल्स निकाल के भी मॉलिक्यूल निकाल सकते हैं, है ना। हमने क्या किया, हम इसको ऐसे भी तो सॉल्व कर सकते हैं ना, हम इसको ऐसे भी कर सकते हैं सर कि आपने क्या किया कि आपने 250 को 18 से डिवाइड कर दिया और इंटू 6.022 इंटू 10 टू द पावर 23 कर दिया। तो यही वही सेम चीज कर रहे हैं, ठीक है बेटा। तो इससे क्या मिल जाएगा बेटा आपको, इससे आपको मिल जाएगा वाटर की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है। वाटर की नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर आपको मिल जाती है बेटा, तो ये देखिए बेटा वाटर में इतने मॉलिक्यूल्स हैं। अब आप जानते हो बेटा कि एक ऑक्सीजन में 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं और 2 हाइड्रोजन है, क्योंकि H2O तो ऐसा होता है ना बेटा, H2O। तो ऑक्सीजन में कितने इलेक्ट्रॉन, 8, और इसमें कितने बेटा, 2। तो 8 प्लस 2 कितने, 10 इलेक्ट्रॉन हो गए इसमें। और हमारे पास कितने आपके मॉलिक्यूल्स थे इसके पास, 8.36 इंटू 10 टू द पावर 24 थे। तो मैं बस इसको इंटू क्या कर दूंगा, 10 कर दूंगा ना, क्योंकि आपको पता ही है मैं जैसे जैसे इसको 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा आंसर क्या बन के आएगा बेटा, 8.36 इंटू 10 टू द पावर, क्योंकि अगर एक वाटर के मॉलिक्यूल में अगर 10 इलेक्ट्रॉन है तो इतने वाटर के मॉलिक्यूल में कितने होंगे, 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो कितना आएगा बेटा, 10 टू द पावर 25। इतने इलेक्ट्रॉन्स आपके यहां पर प्रेजेंट रहेंगे, ठीक है। तो आपको आपका आंसर समझ में आ गया होगा। और आपको पता ही होना चाहिए बेटा, जितना नेगेटिव चार्ज होता है उतना ही कितना क्या होता है बेटा, पॉजिटिव चार्ज भी होना चाहिए, ठीक है। उतना ही पॉजिटिव चार्ज ही वहां पे कैरी करेगा। समझ में आ रही है ना बात। तो इस तरह से आप देख सकते हो बेटा, ये बहुत ही सिंपल सा एक क्वेश्चन होता है बेटा। ऐसे क्वेश्चंस ऐसे क्वेश्चंस जो है बेटा आपको क्वांटाइजेशन ऑफ चार्ज का क्या करता है बेटा, आपको एक नॉलेज देता है। ये आपको क्वांटाइज कंडीशन के लिए ही ये क्वेश्चन आपको दिखाया गया, ठीक है। तो प्लीज अपने कॉपी में जस्ट एक लिख लीजिएगा फटाफट से इसको, ठीक है। चलिए फटाफट से, कम ऑन। ज़्यादा कुछ इलेबोरेट करने की जरूरत नहीं, जस्ट लिख दो थोड़ा सा, ठीक है। अस्मिता टाइमिंग नहीं बताती क्या, भूल गई। तुम्हारा भाई है, फोन लेके घूमता रहता है बस। ये सारे भाई एक ही जैसे होते हैं क्या। दीदी आपको तो पता था ना, और आप सो गई ना, आज सोई नहीं थे। चलिए लिख लिया। आया समझ में शुभ्रम, कैसा CS, ठीक है, चलो ठीक है। कब है रिजल्ट, 27 को, चलो अच्छा है, अच्छा ही होगा। बेटा आपका कब है, 26 को। मैं आ रहा हूँ आपका स्कूल 26 को, हाँ जी। जा रही ना मम्मी रिजल्ट लेने, शायद तुम ही जाओगी क्या, ओके 2 दिन बाद मिलते हैं क्या। आप तो जा रहे हो ना 26 को रिजल्ट लेने अपना, ओके चलो ठीक है, अच्छा चलिए सबने लिख लिया, आगे बढ़ते बेटा। नेक्स्ट तो यहाँ पे आगे क्या है बेटा, देखिए नेक्स्ट टॉपिक जो आपका आता है इसमें इलेक्ट्रिक चार्ज वर्सेस मास
छोड़ दीजिए, हाँ यस एग्जैक्टली ये। अब हम लोग ये टॉपिक स्टार्ट करेंगे बेटा, कूलम्ब्स लॉ ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो यहाँ से आपका चैप्टर स्टार्ट होता है, ठीक है। अभी देखिए जो भी चल रहा था वो इंट्रो था, ठीक है। चार्ज क्या होता है, क्वांटाइजेशन क्या है, सब कुछ, ठीक है। यहाँ से आपका चैप्टर अब स्टार्ट हो गया, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे कूलम्ब्स लॉ क्या कहता है। ये लॉ जो है बेटा आपका एग्जैक्टली अडेप्ट किया गया है, ठीक है। कहाँ से? यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। ये अडेप्टेड लॉ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को अडेप्ट करके लिखा गया है। एग्जैक्टली वैसे ही है, एग्जैक्टली वैसे ही है। अब इसको अडेप्ट क्यों किया गया, इसका प्लीज रीजन समझिएगा, ठीक है। व्हाई इट हैज बीन अडेप्टेड, क्योंकि ग्रेविटेशन फोर्स लॉन्ग रेंज फोर्स है, ठीक है। एग्जैक्टली चार्जेस के बीच में भी लॉन्ग रेंज फोर्स ही एग्जिस्ट करता है, ठीक है। चलो ठीक है, आपने कहा सर लॉन्ग रेंज फोर्स का मतलब नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन होना, रिपेल होना, ये लॉन्ग रेंज फोर्स में आता है, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, ठीक है। इसीलिए जितने भी नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स होते हैं बेटा, तीन ही नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है बेसिकली, ठीक है। ग्रेविटेशन, इलेक्ट्रोस्टैटिक और मैग्नेटिक, ये तीन आपके लॉन्ग रेंज फोर्स हैं। और ये तीनों के तीनों, हाँ जल्दी, ठीक है। और ये तीनों के तीनों, ध्यान रखना बेटा, ठीक है। ये तीनों के तीनों में आपका ग्रेविटेशनल फोर्स, जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है बेटा, उसको अडेप्ट किया गया है, ठीक है। निकाल कॉपी, सही टॉपिक पे आया है। चलिए, तो कूलम्ब्स लॉ क्या कह रहा है सुनिएगा, ठीक है। बहुत सिंपल है। कूलम्ब्स लॉ स्टेट्स दैट द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्शन बिटवीन टू स्टेशनरी, ध्यान देना बेटा, टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, पहला डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द टू चार्जेस, एंड सेकंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। ये लगभग सुना हुआ ही है, ठीक है ना। और यहां पे क्या बोला गया है, दिस फोर्स एक्ट्स अलोंग द लाइन, लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेस, ठीक है। मतलब ये उस लाइन पे एग्जिस्ट करता है बेटा, मतलब उस एक्सिस पे ये एग्जिस्ट करता है जिसमें कि दो चार्जेस एक दूसरे के ऊपर फोर्स एक्सर्ट करेंगी। क्योंकि ये लॉन्ग रेंज फोर्स है तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे फोर्स लगाएंगे, ध्यान रखना, ठीक है, इस बात का, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स, जैसे मान लीजिए मैंने ये पेन यहां पे होल्ड किया हुआ है, ठीक है। तो ये पेन के साथ जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस आपके अर्थ का होगा वहां पे फोर्स लगेगा, ठीक है। अगर इस पेन को मैं इसे कपड़े पे ले लूं और ऐसे छोड़ दूं तब भी ये ऐसे ही नीचे गिरेगा ना, है कि नहीं। क्योंकि आप जानते हो कि ग्रेविटेशन इज अ कंजर्वेटिव फोर्स, ये भी कंजर्वेटिव फोर्स है, इसीलिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे लगेगा, ठीक है। नाम भले इसका लॉन्ग रेंज फोर्स है बट लगेगा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पे, ठीक है। तो चलिए, तो इसको हम लोग यहां पे समझते बेटा कि होता क्या है, ठीक है। ये तो मान लीजिए कि हमने यहां पर आपका दो चार्ज ले लिया, कूलम्ब्स लॉ कर रहे हैं बेटा, कूलम्ब्स लॉ, ठीक है। देखिए बेटा, चलो मान लो कि हमने यहां पे दो चार्जेस ले लिए, Q1 और Q2 चार्ज ले लिया, ठीक है। और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस रख दिया आपका बेटा R, क्या रख दिया बेटा, R डिस्टेंस हमने यहाँ पे रख दिया है। Q1 चार्ज यहाँ बैठा हुआ है, Q2 चार्ज यहाँ बैठा हुआ है। तो कूलम्ब्स ने क्या कहा, कूलम्ब्स ये कहता है कि जो इनके बीच में फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक है, अब मान लीजिए कि ये दोनों प्लस चार्ज है या ये दोनों माइनस चार्ज है, या ये प्लस है या ये माइनस है, इररिस्पेक्टिव ऑफ दैट, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ये, ठीक है, कुछ भी इनमें जो भी फोर्स होगा बेटा, रिपल्सन का हो या आपके अट्रैक्शन का हो, तो बोला गया है कि जो फोर्स होगा बेटा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस। जिस तरह से आपके यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या बोला जाता था, प्रोडक्ट ऑफ द मासेस, हम यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ द चार्जेस ले रहे हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे Q1 इंटू Q2 कर दिया, एंड फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बाबू, ठीक है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है उससे इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, उसके स्क्वायर के साथ इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा, ठीक है बेटा, ये क्लियर हो रहा है आपको, ठीक है। और ये एग्जैक्टली सेम टू सेम है, इसीलिए इसको इनवर्स स्क्वायर लॉ बोलते हैं। और इनवर्स स्क्वायर लॉ आपका एग्जैक्टली कहाँ काम करता है, ग्रेविटेशन में भी काम करता है और ये मैग्नेटिक फोर्स में भी काम करेगा, उसमें भी हम बात करेंगे चैप्टर नंबर 4 में, ठीक है। देखिए बेटा, तो इन दोनों को आप जब मिलाओगे तो ये क्या बन के आएगा बेटा, ये बन के आता है बेटा आपका फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। आप ये जानते हो कि फिजिक्स में प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हम लोग कोई ना कोई कांस्टेंट लाते हैं ना बेटा, तो यहां पे लाएंगे बेटा कूलम्ब्स का कांस्टेंट, जो कि होता है आपका K, क्या होता है बेटा आपका K, एंड K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। इस K की वैल्यू क्या होती है, तो ये होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या होता है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10⁹9, ठीक है, 9 इंटू 10⁹9। इसकी यूनिट क्या निकलेगी हम डिराइव करेंगे और बताएंगे, ठीक है। तो यहां पे आप देख सकते हो कि K की वैल्यू क्या होती है बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसकी वैल्यू होती है बेटा 9 इंटू 10⁹9, ठीक है। कंडीशन समझ में आ गई। अब यहां पर इसको हम लोग कैसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1
Q2 बाई आर का स्क्वायर। तो ये हमारा है बेटा कूलम्स का लॉ, ये हमारा कूलम्स का लॉ है, ठीक है। ये हमारा फोर्स ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक को डिफाइन करता है कि कोई भी दो चार्जेस जो रुकी हुई है, चलती हुई चार्जेस, ठीक है, रुकी हुई है, दो चार्जेस रुकी हुई है, रुके हुए स्टेट पे, उनके बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्शन लगेगा उसको ऐसे डिफाइन किया जाएगा, ठीक है। अब यहां पे सवाल आता है, सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या है? 4 पाई तो समझ में आया, सर ये एप्सिलॉन नॉट क्या होता है? देखिए बेटा, एप्सिलॉन नॉट जो होता है बेटा, इसका मतलब होता है बेटा परमिटिविटी। क्या होता है बेटा? परमिटिविटी। क्या होती है बेटा? परमिटिविटी, ठीक है। परमिटिविटी क्या होता है? चलिए, तो आप प्लीज थोड़ा सा क्लास 10 याद कीजिए। क्लास 10 में आप लोगों ने रिफ्रैक्टिव इंडेक्स पढ़ा था। क्या पढ़ा था बेटा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के डिफरेंस की वजह से लाइट की स्पीड हर एक मीडियम में बदल जाती थी, है ना। अगर कोई किसी की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बहुत ज्यादा है तो आप कहते थे कि सर जो आपका ये होगा स्पीड, लाइट की जो स्पीड होगी वो क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी, क्योंकि जितना डेंसर होगा उतना आपका कम होगा, ठीक है। और यहां पर एक बात को समझना है बेटा कि एग्जैक्टली ये भी वही होता है, ठीक है, ये भी वैसे ही है, बट इसमें बदलाव ये हो गया है कि यहां पे फोर्स बदल जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आपने क्या कर दिया बेटा, आपने दो चार्जेस को रख दिया बेटा, Q1 Q2 को रख दिया बेटा कहां पे? R डिस्टेंस से वैक्यूम में रख दिया। कहां पे रख दिया बेटा? वैक्यूम में। वैक्यूम में कुछ भी होता है क्या? कुछ भी नहीं होता ना। तो क्या होगा बेटा, यहां पर जो आपका परमिटिविटी होगा वो एप्सिलॉन नॉट होगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम जो यहां पे एप्सिलॉन नॉट लिख रहे हैं वो वैक्यूम का है। तो हम लोग हमेशा जब भी अपना एग्जांपल लेंगे कहां का लेंगे? वैक्यूम का लेंगे। मतलब कि 9 इंटू 10⁹ जो निकाला गया है वो वैक्यूम को रिस्पेक्ट में रख के निकाला गया है, ठीक है। पर अगर मान लो कि यही सेम चीज मैंने बदल दिया, मैं इन दोनों चार्जेस को लेके आ गया बेटा पानी के अंदर में, या मैं इन दोनों चार्जेस को लेके आ गया हवा में, मैं अब मान लो कि लेके आ गया बेटा इसको एयर में, तो यहां पे मेरा जो एप्सिलॉन है बेटा वो एप्सिलॉन एयर हो जाएगा। अब ये क्या होगा वो मुझे तो नहीं पता, ठीक है, क्योंकि हम लोग 12th क्लास में इसके ऊपर कोई डिस्कशन नहीं करते, ठीक है। बस इतना चीज आपको यहां पे समझना होता है बेटा, वो ये है कि आपका जो ये एप्सिलॉन है बेसिकली दो चार्जेस को ये परमिट करता है कि कितना फोर्स आप एक दूसरे के ऊपर लगा सकते हो। इसीलिए हम इसको क्या कहते हैं बेटा? परमिटिविटी कहते हैं, ठीक है। और याद रखिएगा जितना डेंसर मीडियम में इसको लाते रहोगे एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ती रहेगी, फोर्स कम होती रहेगी। क्योंकि आप देख सकते हो बेटा कि फोर्स का कंडीशन क्या है? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, जिससे क्लियरली दिखता है कि सर फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एप्सिलॉन नॉट। तो इसका मतलब ये होगा जितना डेंसर होगा उतना फोर्स कम होता रहेगा। समझ में आई बात? तो मतलब कि अभी मैं इसको पानी में डाल दूं तो अट्रैक्शन फोर्स और कमजोर, मतलब रिपल्शन और कम हो जाएगा। तो परफेक्ट हमें कहां मिलेगा बेटा? हमेशा वैक्यूम में मिलेगा, ठीक है। तो इसीलिए वैक्यूम में फोर्स हमेशा क्या रहेगा बेटा? मैक्सिमम रहेगा। और हम सारा क्वेश्चन आपका, चाहे आप जेई उठा लो और चाहे आप इसको सीबीएसई उठा लो, सारा क्वेश्चन एप्सिलॉन नॉट में ही सॉल्व किया जाएगा, ठीक है ना, ठीक है ना। और क्यों इसका कारण आप पूछे तो मैं बोलूंगा बेटा हम क्लासिकल फिजिक्स में है, और क्लासिकल फिजिक्स में चीजें हमेशा आइडियल रहती हैं। प्लीज थोड़ा सा याद करिए ना, आप चीजें हमेशा आइडियल के साथ कंपेयर करके ही ना करते हो, ठीक है। केमिस्ट्री में तो भरा हुआ है, इसका एग्जांपल भरा हुआ है, ठीक है। तो आपको यह समझना होगा, इसीलिए हम वैक्यूम में क्या करेंगे बेटा? सारा का सारा काम करेंगे, और इसीलिए हम हर बार एप्सिलॉन नॉट ही लेंगे, ठीक है। कोई डाउट? क्लियर हो गया? बहुत बढ़िया। चलिए, तो इसको समझने के बाद बेटा अब नेक्स्ट जो हमारे पास अगली जो टॉपिक आती है बेटा वो आ गई। चलो, हमने मतलब कूलम्स लॉ समझ लिया, ठीक है। कूलम्स लॉ को आप जरूर स्टेटमेंट प्लीज लिख लें, और उसका जो ये डेरिवेशन है थोड़ा सा लिख लें बेटा, क्योंकि इंपॉर्टेंट है। तो कूलम्स लॉ टॉपिक डाल देना बेटा, कूलम्स लॉ, और स्टेटमेंट को प्लीज लिख लीजिए, ठीक है, प्लीज जल्दी से। एक मिनट, चलिए कूलम्स लॉ लिख लीजिए, ये स्टेटमेंट, क्योंकि ये आपके फर्स्ट यूटी में ये सब में आएगा ही आएगा। फर्स्ट में तो यही चीज़ पूछता है। अब पहली बार 12th में गए हो है ना, यूटी आई थिंक अब तो आपका मंथली होगा ना, एमटी होता रहता है ना, मंथली टेस्ट, तो मंथली टेस्ट में ये पूछेगा, ठीक है। तो ये फिर आपको डिराइव करके दिखाना पड़ेगा। क्या बहन टाइमिंग नहीं बताती क्या? भूल गया था? चल चल जल्दी लिख। निवेदिता कब आ रही है?
वो तो आजकल में आ रही थी ना, तो आज था डांस कॉम्पिटिशन, तो ख़त्म करके फिर आएगी क्या? हाँ, उसको तो डॉक्टर बनना है ना। अरे वाह, हमारे ट्यूशन में क्लासिकल डांसर भी आ रहे हैं। चलो, तो इस बार टीचर्स डे में तो नचवाएंगे फिर इसको अच्छे से, सारा तबला वबला अरेंज करेंगे, हारमोनियम अरेंज करेंगे ना, ताल बजवाएंगे। और भरतनाट्यम करते क्या? चलो, हाँ हो गया नहीं? ये डायग्राम बना लेना बेटा, डायग्राम बना लो और जस्ट इसको लिख दो, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट में चार्जेस, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू ये लिख के फिर ये लिख देना, ठीक है। और के की वैल्यू क्या है मैं बता दूँ, के की वैल्यू थी आपकी एग्जैक्टली ना, तो इसके बदले आप लिख सकते हो क्या, इसके बदले आप लिख सकते हो ये 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन आपको बन के आता है, ठीक है। लिख लीजिए इसको फटाफट से, और उसके बाद 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का जो वैल्यू है वो लिख देना 9 × 10⁹, ठीक है, ये आपका आएगा। लिख लीजिएगा इसको, ये नीचे लिखा ही हुआ है यार, और इसका यूनिट भी लिखा हुआ है न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। हाँ जी बेटा, ये एग्जैक्टली वैक्यूम का है, मैं जो भी बता रहा हूँ ये वैक्यूम के लिए बता रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं बोलूँगा हवा में भी यही है, पानी में भी यही है, गलत हो जाएगा बेटा, वो गलत है, ये सिर्फ वैक्यूम का वैल्यू है, ठीक है। और हम जितने भी क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वैक्यूम में ही करेंगे, ठीक है। अभी आई थिंक क्वेश्चन शुरू हो जाएगा अभी, तो मैं आपको 1-2 क्वेश्चन करा ही दूंगा, इसका सिंपल क्वेश्चन एकदम, ठीक है। कभी आज इंट्रो है तो डराना नहीं ना आपको, ठीक है नहीं तो फिर पहले दिन ही इतना खतरनाक क्वेश्चन दे दिया सर ने, है। हो गया सबका, हो गया? इसको लिख लीजिएगा, लिख लिया? चलिए अब हम देखेंगे बेटा कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है। इसका वेक्टर फॉर्म भी देख लेंगे, ये भी डिराइव करने के लिए आता ही है। वेक्टर फॉर्म का मतलब क्या है बेटा, उसमें डायरेक्शन इन्वॉल्व करेंगे, डायरेक्शन का जो आपका जो कंडीशन है वो यहाँ पे आपका लग जाएगा, ठीक है। चलिए तो देखते हैं बेटा कि कहाँ किसके तरफ कैसे रहेगा, ठीक है, कहाँ फोर्स लग रहा है, कैसे लग रहा है। तो आप देखिए बेटा, सबसे पहले कुलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म में आप देख सकते हैं 2 चार्जेस रखी गई हैं। कुलम्स लॉ समझ में आएगा तो इसमें बस डायरेक्शन लगाना है आपको, ठीक है। 2 चार्जेस रखी गई, दोनों प्लस चार्ज है, ध्यान देना, दोनों क्या है बेटा, प्लस चार्ज, ठीक है, दोनों प्लस चार्ज है। तो डिस्टेंस कितना मेंटेन किया गया है, r, ठीक है। अब इसके ऊपर इसका फोर्स कहाँ होगा, इस तरफ होगा ना, लेकिन क्योंकि ये आपका Q1 है, ये आपका Q2 है, तो Q2 इसको रिपेल करेगा, Q1 उसको रिपेल करेगा, है ना। तो Q1 ने Q2 को रिपेल किया, तो यहाँ पे क्या लिखा है बेटा, F21 लिखा हुआ है। इस F21 का मतलब पता है क्या है, F21 का मतलब है बेटा फोर्स ऑन 2 बाई 1, क्या बात है। और इसका मतलब क्या है बेटा, बहुत बढ़िया, फोर्स ऑन 1 बाई 2, क्या बात है, ठीक है। अब यहां पर कितने फोर्स आ गए बेटा, 2 फोर्स आ गए, ठीक है, 2 फोर्स है, ठीक है। तो मतलब कि हमें F21 अलग निकालना पड़ेगा, F12 अलग निकालना पड़ेगा, है कि नहीं। तो आपने देखा क्या किया बेटा, F21 में क्या लिखा है बेटा, फोर्स ऑन
फोर्स ऑन द चार्ज Q2 बाई Q1, वही हमने लिखा हुआ है, देखिए बेटा। तो क्या होगा बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, बट यहाँ पे बदल क्या जाएगा बेटा, यहाँ पर आपका एक यूनिट वेक्टर आ जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये F21 जो है अलॉन्ग दिस साइड लगा है ना, और यहाँ की डायरेक्शन क्या है बेटा, ये देखिए 1 से 2 की तरफ है डायरेक्शन ना, इसलिए हम क्या लिख देंगे बेटा, यहाँ पे इसका यूनिट वेक्टर लगा देंगे। तो ये इसका वेक्टर फॉर्म है, क्या इसका, ये वेक्टर फॉर्म। और एग्जैक्टली आप जब उसका F21 लिखोगे, ये F21 लिखोगे बेटा, तो F21 भी ऐसे ही लिखा जाएगा बेटा। F21 में क्या लिखा जाएगा बेटा, F21 में सॉरी F12 में आप क्या लिखेंगे, F12 में आप लिख देंगे कि ये जो है बेटा आपका जो फोर्स है वो 1 पे लगा है 2 के द्वारा, बट डायरेक्शन कहां से कहां होगी बेटा, 2 से 1 की तरफ, ठीक है। तो इसको हम लोग वेक्टर फॉर्म बोलते हैं बेटा। तो आप देख सकते हो कि वेर ये आपका जो ये R21 कैप जो है बेटा, ये वेक्टर R21 बाई R बनता है, ठीक है, जिसको कि आप लिख सकते हो यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ दिस फ्रॉम Q2 टू Q1, ठीक है। तो ये कंडीशन आपकी बन जाती है वेक्टर फॉर्म के लिए, ये आपका वेक्टर फॉर्म है। और जब अट्रैक्टिव फोर्स होगा तो उसके लिए भी आप एग्जैक्टली ऐसे फॉर्म्स क्रिएट कर ही सकते हो ना। अट्रैक्टिव फोर्स में क्या होगा, आपका R21 इस तरफ, R12 इस तरफ, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे होंगे, तो इसकी फोर्स, ये देखिए बेटा, इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा अपनी तरफ और इसके ऊपर ये फोर्स लगाएगा अपनी तरफ, ठीक है। चलिए तो इसको एक बार ना हम लोग ना देख ही लेते हैं ना, है कि नहीं, वेक्टर फॉर्म, कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ ना, वेक्टर फॉर्म ऑफ कूलम्ब्स लॉ, ठीक है, कूलम्ब्स लॉ। तो इसमें हम ना बेटा अट्रैक्टिव का मैं बता रहा हूं, ठीक है, मैं अट्रैक्टिव का एक बार बताता हूं, ठीक है। अट्रैक्टिव कंडीशन कैसी होगी, अट्रैक्टिव में क्या हुआ बेटा, मैंने यहां पे प्लस Q1 चार्ज रखा है और यहां मैंने बेटा माइनस Q2 चार्ज रखा है, ठीक है बेटा। और ये दोनों एक दूसरे को क्या करेंगे बेटा, अट्रैक्ट करेंगे, खींचेंगे एक दूसरे की तरफ, ठीक है। इसके बीच में जो आपका डिस्टेंस है वो R का है। तो Q1 के ऊपर Q2 फोर्स कहां लगाएगा बेटा, इस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका होगा फोर्स ऑन 1/2, ठीक है। और Q2 के ऊपर जो फोर्स लगेगा बेटा वो इस डायरेक्शन में लगेगा बेटा, वो लगेगा बेटा F21, और मतलब कि फोर्स ऑन 2/1। तो ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में लगे हुए हैं। अब थोड़ा सा अगर आप डायरेक्शन को समझे बेटा, तो यहां पर जो डायरेक्शन है बेटा फ्रॉम R1 to 2 है, क्या बेटा, R1 से 2 की तरफ है। और यहां पर डायरेक्शन कहां से कहां है बेटा, आपका R2 से 1 की तरफ है ना, ये कंडीशन आपकी है, ठीक है। तो आपने क्या किया बेटा, आपने पहले F21 निकाला, क्या निकाला बेटा, F21। तो F21 इन वेक्टर फॉर्म, ठीक है, वेक्टर फॉर्म, तो ये क्या बनेगा 1/4πε0 Q1 इंटू माइनस Q2 बाई R स्क्वायर। बट डायरेक्शन कहां से कहां होगा बेटा, हाँ 1 से सॉरी 2 से 1 की तरफ होगा ना, क्योंकि ये लगा रहा है ना इसके ऊपर फोर्स, देखिए ना बेटा, फिर से समझना, इसने इसके ऊपर फोर्स लगाया तो ये इसको अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है। तो डायरेक्शन फोर्स कहां से लग रही है, फोर्स इधर से लग रही है, ठीक है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा बेटा, आपका होगा बेटा R21 कैप, सही बात है, ठीक है। उसी तरह से F21 जब आप निकालोगे बेटा वो क्या होगा 1/4πε0 Q1 ब्रैकेट माइनस Q2 बाई R स्क्वायर रहेगा। बट F21 कौन लगा रहा है बेटा, ये लगा रहा है ना बेटा, ये लगा रहा है कि नहीं लगा रहा, ठीक है। तो इसलिए डायरेक्शन क्या होगा बेटा आपका, इससे आएगा आपका, ठीक है। तो वो कंडीशन इस तरफ से रहेगी, तो आप क्या लिख दोगे बेटा यहाँ पे R12 कैप, ठीक है। तो इस तरह से आपको बेटा यहाँ पे वेक्टर फॉर्म मिल जाता है बेटा, किसका बेटा, कूलम्ब्स लॉ का। तो कूलम्ब्स लॉ का वेक्टर फॉर्म इस तरह से लिखा जाता है बेटा। ये जो ये है बेटा, ये आपका बेसिकली क्या बता रहा है, ये दोनों के दोनों यहाँ पे बेटा डायरेक्शन दिखा रहे हैं, क्या दिखा रहे हैं बेटा, डायरेक्शन की। ये जो फोर्सेस है बेटा इस डायरेक्शन के अलोंग यहाँ पे लग रहे हैं, इसके द्वारा लग रहे हैं, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट हमारे पास क्या आ रहा है बेटा, नेक्स्ट जो आपके पास टॉपिक आ जाती है बेटा, ये चलो वेक्टर फॉर्म तो हो गया। इसके बाद आता है बेटा रिलेटिव परमिटिविटी, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, रिलेटिव परमिटिविटी क्या होता है, ठीक है। ये जो है बेटा आपको बेसिकली उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है, बट स्टिल हम लोग यहाँ पे ना इसको ना समझ सकते हैं, कर सकते हैं। इसकी छोटी सी एक डेरिवेशन है, चलो वो भी लगा देते हैं, ठीक है। देखिए बेटा, मान लीजिए कि हमारे पास दो चार्जेस हमने लिया, जो अभी हम लोग परमिटिविटी का डिस्कशन कर रहे थे ना, कि अगर मैं वैक्यूम में ले लूँ तो क्या होगा, मीडियम में ले लूँ तो क्या होगा, एयर में डाल दिया मैंने उसको, वाटर में डाल दिया तो क्या होगा, ठीक है। देखिए बेटा, तो क्या किया मैंने, वैक्यूम में पहले फोर्स लगाया, वैक्यूम में क्या आ गया बेटा 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, ठीक है। तो ये दोनों चार्जेस है बेटा, R डिस्टेंस से सेपरेटेड है और उसको फोर्स लगाया गया, तो आपका क्या है 1/4πε0 Q1 Q2 बाई R स्क्वायर आएगा, ठीक है। उसके बाद फिर आपने इसको सेम चीज को मीडियम में लगाया, मीडियम की परमिटिविटी थी बेटा आपकी एप्सिलॉन,
क्या थी बेटा, एप्सिलॉन। एप्सिलॉन नॉट नहीं होगा क्योंकि नॉट परफेक्ट कंडीशन होता है, स्टैंडर्ड कंडीशन होता है ना बेटा। तो आपने एप्सिलॉन लगा दिया मीडियम के लिए, आपने इन दोनों को क्या किया बेटा, अब कंपेयर कर दिया, मतलब कि एफ वैक बाई एफ मीडियम कर दिया। तो जो भी चीजें कटने वाली है वो कट जाएंगी, Q1 Q2 पे आर स्क्वायर, Q1 Q2 पे आर स्क्वायर कट गया, 4 पाई कट गया, तो बचता क्या बेटा, 1 बाई एप्सिलॉन, 1 बाई एप्सिलॉन नॉट बाई 1 बाई एप्सिलॉन बचता है। तो आप जब इसको रेसिप्रोकल करोगे तो क्या बनेगा, एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट बनेगा। ये एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है ना बेटा, यही आपका होता है बेटा क्या, कप्पा। क्या होता है बेटा, कप्पा। ये जो के है बेटा, ये कप्पा है, एंड दैट इज द ईआर। क्या है बेटा वो, ईआर। इसको रिलेटिव परमिटिविटी बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो रिलेटिव परमिटिविटी इस तरह से फाइंड किया जाता है, और इसी रिलेटिव परमिटिविटी को हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। तो बेसिकली ये जो डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है ना बेटा, ये आपका रेशियो होता है दो डिफरेंट मीडियम के एप्सिलॉन्स का। ठीक है, परमिटिविटी का, दो डिफरेंट मीडियम के परमिटिविटी की जो रेशियो होती है बेटा, उसको हम लोग डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं बेटा, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट बोलते हैं। तो ये जो है बेटा, मैं आपको छोटा सा जो डेरिवेशन है यहाँ पे लिख देता हूँ फटाफट से, है ना, इसको आप लिख लेंगे और उसके बाद फिर कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए, तो हम यहाँ पे करने वाले बेटा अब नेक्स्ट टॉपिक रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, तो मेरे साथ फटाफट से डेरिवेशन करते रहिए, रिलेटिव परमिटिविटी। ठीक है, परमिटिविटी। ठीक है, चलिए देखिए बेटा, तो हम लोग यहाँ पे बेसिकली कंपेयर कर रहे हैं। ठीक है, दो अलग अलग सिचुएशंस को। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या किया बेटा, रिलेटिव परमिटिविटी में आपने यहाँ पे क्या देखा कि लेट अस कंसीडर टू चार्जेस Q1 and Q2 separated by R डिस्टेंस। ठीक है, आपने इसको R डिस्टेंस से सेपरेट कर दिया, Q1 Q2 R डिस्टेंस से सेपरेटेड है। ठीक है, मैंने कहा कि सर पहले मैं वैक्यूम में रख देता हूं इसको। किस में रख दे बेटा, वैक्यूम में। तो ये क्या आएगा बेटा, एफ वैक इज इक्वल टू आपको आएगा बेटा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। ठीक है, मैक्सिमम टाइम, मेजॉरिटी ऑफ द टाइम आप ये पाओगे कि बेटा यहाँ पे ना वेक्टर फॉर्म जो है ना बेटा यूज नहीं होता ज्यादा। ठीक है, वेक्टर फॉर्म आपको तभी आता है जब आपको डिराइव करने के लिए बोला गया कि वेक्टर फॉर्म डिराइव करके दिखाओ। ठीक है, चलिए, तो ये आपका एफ बैक हो गया। अब मान लीजिए कि इसी सेम चीज को, सेम सिस्टम को आपने उठा के मीडियम में डाल दिया। कहां डाल दिया बेटा, मीडियम में। तो वहां पे क्या होगा बेटा, आपका एफ मीडियम इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट नहीं आएगा, एप्सिलॉन आएगा Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। अब आपने क्या किया बेटा, डिवीजन स्टार्ट कर दिया, एफ वैक बाई एफ मीडियम। तो क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर, और नीचे क्या आएगा बेटा, 1/4 पाई एप्सिलॉन Q1 Q2 बाई आर स्क्वायर। सॉरी, ये पूरी कंडीशन आपकी कट जाएगी बेटा, ये आपका 4 पाई से 4 पाई कट जाएगा, तो ये क्या आएगा बेटा, 1/एप्सिलॉन नॉट बाई 1/एप्सिलॉन आएगा। ठीक है, तो ये बनेगा बेटा आपका एप्सिलॉन बाई एप्सिलॉन नॉट, जो कि आपका क्या बन जाएगा बेटा, कप्पा। ठीक है, तो ये जो है बेटा, ये कप्पा, यही होता है आपका बेटा क्या, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट। क्या होता है बेटा, डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ठीक है, ये आपका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है, आप देख सकते हैं बेटा। तो ये आपको पूछ सकता है मे बी। ठीक है, तो प्लीज इसको ध्यान में रखेंगे। ये छोटी सी एक डेरिवेशन है जो कि आप यहाँ पे कंपेयर करके निकाल सकते हो। ठीक है, चलिए, समझ में आएगा सबको। और इसका सिंबल एक और होता है बेटा, ई आर। ठीक है, इसका सिंबल क्या होता है बेटा, ई आर भी होता है। तो ई आर भी आप लिख सकते हो, ई रिलेटिव इज इक्वल टू ई बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, क्लियर है। ये एग्जैक्टली वैसे नहीं, वो आपका V बाई सी वाला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल टू V बाई सी करके करते, तो वैसे ही तो है ये, है कि नहीं, है ना, वैसे ही है ये। तो ये वैसे ही आपका आया हुआ है। ठीक है, लिख लिया सबने। चलिए बेटा, कुछ क्वेश्चन करते हैं बेटा अब। ठीक है, कुछ क्वेश्चंस लगाते हैं। लिख लिया सबने? ओके, चलिए देखिए बेटा, अब कुछ क्वेश्चन लगा देते हैं बेटा। यहाँ पे काफ़ी अच्छे से क्वेश्चन है हमारे पास। ये देखिए बेटा, तो पहला क्वेश्चन, ठीक है, देखिए बेटा, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये देखिए, so the electrostatic force of repulsion between two positively charged ions carrying equal charges। ठीक है, इक्वल चार्जेस है बेटा। ठीक है, कितना है बेटा, इतना न्यूटन का उनके बीच में फोर्स लगाया। तो बेटा ये F लिख लो, F इक्वल्स टू 3 देखिए बेटा, बहुत इजी क्वेश्चन है। 3 आप लोगों का मैथ्स कैसा है, मतलब ये फास्ट कर लेते हो ना, बढ़िया। ठीक है, चलिए, तो आपके पास क्या बेटा, F कितना है बेटा, ये रहा F आपके पास है 3.7 × 10⁻⁹ न्यूटन। ठीक है, when they are separated by a distance of 5 angstrom, मतलब कि डिस्टेंस क्या बेटा, 5 × 10⁻⁻10 मीटर। ठीक है, आपको Q1 Q2
इक्वल दिया गया है। तो आपको ये बताना है बेटा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयंस। ले ये थोड़ा सा अजीब हो गया ना, इलेक्ट्रॉन मिसिंग कैसे हो गया अरे कोई कोई डरने वाली बात नहीं, आप पहले क्यू निकालो, ठीक है। क्यू निकालने के बाद आप यहाँ पे एन निकाल सकते हो ना, क्यू इक्वल्स टू एन ई, भूल गए क्या? तो उससे आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिल जाएगा, क्योंकि यहाँ पे लिखा है ना बेटा टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन बिटवीन टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैरिंग इक्वल चार्जेस। ठीक है बेटा, क्वेश्चन प्लीज पढ़िए। मैं आपको यही कहूंगा हमेशा क्वेश्चन पढ़ना है अच्छे से, इसलिए आपके यहाँ पे इक्वल चार्जेस बोल दिया गया है, तो दोनों चार्जेस आपके इक्वल होंगे, ठीक है ना। तो हमने क्या किया बेटा, फोर्स का फॉर्मूला लगा दिया, F इक्वल्स टू 1/4πε0 Q1 Q2 बाय r²। तो मेरे पास फोर्स तो था ना बेटा, 3.7 इंटू 10⁻⁻⁹ इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू क्या होती है बेटा, ये होती है 9 इंटू 10⁻9। क्या बात है ना, Q1 Q2 आपका Q² बन जाएगा, और आपका R² क्या है, आपका ये रहा। तो इसको हम 25 इंटू 10⁻⁻20 लिख सकते हैं। सही बात है। अब चीज़ों को इधर से उधर फेंकना स्टार्ट कर दो, ठीक है। क्या होगा बेटा, देखिए इसको फेंक दीजिए इधर। तो 3.7 इंटू 10⁻⁹ है, इंटू 25 इंटू 10⁻⁻20 बाई क्या आएगा बेटा, 9 इंटू 10⁻9 इज इक्वल टू क्यू का स्क्वायर बनेगा। यही ना बनेगा आपका बेटा, क्योंकि दोनों चार्जेस तो बराबर थे आपके, Q² आपका कंडीशन कुछ इस तरह से आ जाएगा। ठीक है बेटा, ये देखिए बेटा आपके पास कुछ ऐसा आ गया। अब अगर आप इस स्क्वायर को उधर फेंक दो बेटा, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, अंडर रूट बन जाएगा ना बेटा, अंडर रूट है कि नहीं। अंडर रूट आपको यहाँ पे क्या मिल जाएगा बेटा, अंडर रूट मिल जाता है बेटा 3.7 इंटू 25 इंटू 10⁻⁻29, ऊपर जाके बेटा -9 और आ जाएगा, है ना। और यहाँ पे क्या आएगा बेटा 9। तो आप देख सकते हो बेटा ये यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ क्या बचने वाला है, 5 बचेगा, नीचे आपका 3 बचेगा, और 10⁻29 और -9 तो ये 38 बनने वाला है, तो -19 बचेगा, और अंदर में क्या बचेगा 3.7 ही बचेगा ना, कुछ ऐसा आ जाएगा आपके पास। अंडर रूट की कंडीशन तो ये बन के आने वाली है आपकी, ठीक है, कंडीशन कुछ ऐसे बनने वाली है। सही बात है, सही बात है। अंडर रूट 3.7 क्या होता है बेटा, अंडर रूट 3.7 हाँ 1.43 1.5 अप्रॉक्स ले रहे हो क्या, तो 1.5 ले लें। तो आपके पास क्या है बेटा 5/3 इंटू 10⁻⁻19 इंटू 1.5, तो 3 से काट दीजिए बेटा, कितना 0.5, तो कितना आ रहा है बेटा 2.5 इंटू 10⁻⁻19, ये आपका क्या आ गया बेटा, कुलम्ब आ गया। तो आप देख सकते हो बेटा दोनों के दोनों जो आपके चार्ज है बेटा वो इतने थे, तो 2.5 इंटू 10⁻⁻19 कुलम्ब, ठीक है, ये आपका आ गया। ये क्यों आया, आया क्या, लिख लिए, मतलब लिख रहे हो, हाँ लिख लो बेटा, लिख लो आराम से। अनामा क्या जी, हो गया, रात हो गई ना। किस में आए हैं, स्कूटी में ना, चल जाओगे ना, और रात में अकेले पहली बार जा रहे हो क्या, कुछ नहीं होता, हाथी आएगा तो हट कर देना, भाग जाता है वो आपका बड़ा दिक्कत होगा पता है, ये नॉर्मली क्लासेस रात ही को होंगी आपसे ना, मतलब बाद में जैसे जैसे इतना आ रहा है क्या, पता नहीं, ये तो कुछ अलग ही आ रहा है बेटा। -19 तो कट गया है, मेरे पास तो बच रहा है बेटा 2.5/1.6 बचा है मेरे पास तो। अरे दीदी Q इक्वल्स टू एन ई है, Q की वैल्यू कितनी आई, हाँ तो Q की वैल्यू तो ये नहीं ना, तुम्हारा कैसे आ रहा है कुछ और। ओके मुझे बताओ, अंडर रूट 3.7 कितना आ रहा है, 1.5 आ रहा है ना लगभग, तो 1.5 निकल गया, 25 का तो 5 निकल गया, 9 का 3 निकल गया, 10⁻⁻38 का -19 निकला, है ना। मेरे पास तो अंडर रूट 3.7 ही बचा। हाँ 4 का, अरे हाँ वही तो है ना, 1.78 होगा क्या, मैं तो इनकी बात सुन रहा हूँ ना।
चलो मैं खुद ही निकाल दूँ, रुक जाओ। 3.7 है, ठीक है, करते चलो। 1 1 जा 1, 2 बचा, पॉइंट लगाया, 7 आया, 1 + 1 2 होता है, ठीक है, पॉइंट है ऊपर में गया, ठीक है ना, देख लेना। अब यहाँ पर 1.92 आ रहा है क्या? ओ दीदी आपने कैलकुलेटर मार दिया क्या? चलिए कोई बात नहीं, दीदी फास्ट है मतलब है। चलिए 1.92 आ रहा है क्या? कोई बात नहीं, चलिए कोई बात नहीं, 1.92 आ रहा है क्या? एग्जैक्टली 1.92 ही आ रहा है क्या? तब तो ये कितना आएगा बेटा? तब तो ये 0.64 आएगा। तो 5 × 0.64 × 10⁻⁻19। तो 5 × 0.64 कितना होगा, ठीक है? तो 5 4 20, 30 32, तो 3.2 × 10⁻⁻19। तो कितना आ रहा है बेटा? 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम आ रहा है। ये तो आ रहा है ना? चेक करेगा आंसर। कहाँ चला गया, ये तो रहा, वही सेम टू सेम ही आ रहा है। 3.2 × 10⁻⁻19 कूलम ना। अब निकालना क्या है बेटा? ये तो रहा, मैंने बोला ना भैया, n लगा दोगे, q/n कर दोगे, सॉल्व हो जाएगा बेटा, आंसर आ जाएगा, आया ना? तो मतलब मैंने यहाँ पे 1.5 लिया था बेटा, वो बेसिकली इन्होंने बोला था, ठीक है, मेरी गलती नहीं है वो, फिर मुझे मत बोलो। उसके बाद फिर आपको निकालना क्या है बेटा? आपको n निकालना था, तो n = q/e होता है, कर दीजिएगा, तो आपका 2 इलेक्ट्रॉन का मिसिंग जो कंडीशन है वो आता है। क्योंकि आप जानते हो कि आपकी जो q है बेटा, n = q/e किया है, q की वैल्यू आपकी आई है 3.2 × 10⁻⁻19, और आपका जो e है बेटा वो 1.6 × 10⁻⁻19 है। ये कट जाएगा आपका, तो ये 32/16 बचेगा, तो आपका ये 2 आ जाएगा, ठीक है। तो 2 इलेक्ट्रॉन मिसिंग था। कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग था बेटा? 2 इलेक्ट्रॉन आपका मिसिंग था, ठीक है। चलिए, सबको आ गया समझ में? लिख लें सबने? कर लोगे ना, मतलब समझ में आ गया क्या करना है? चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं बेटा, अगला क्वेश्चन लगाते। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन क्या है? एक मिनट, 51 चल रहा है, चलिए ठीक है, टाइम तो है ही। चलिए बेटा, अगला क्वेश्चन है, फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, ठीक है, एक मिनट। देख रहे हो बेटा, हरियाणा बोर्ड्स में 2001 में आया हुआ है क्वेश्चन। चलिए बेटा, अ फ्री पिथ बॉल ए ऑफ 8 ग्राम, मास कितना है बेटा इसका? तो मास कितना मिल गया? 8 ग्राम मिल गया, क्या बात है। कैरीज अ पॉजिटिव चार्ज मिल गया इसका, क्यू कितना बेटा? 5 × 10⁻⁻8 कूलम चार्ज मिल गया। व्हाट मस्ट बी द नेचर ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ अ चार्ज दैट शुड बी गिवन टू सेकेंड, ठीक है। ये आपका Q1 चार्ज है, आपको Q2 चार्ज फाइंड करना है बेटा। पिथ बॉल बी फिक्स्ड 5 सेंटीमीटर बिलो, मतलब कि यहां पे बेटा आपका एक Q1 चार्ज है, ठीक है, और इसके ठीक नीचे आपका Q2 चार्ज है। इनके बीच में जो डिस्टेंस है बेटा वो 5 सेंटीमीटर का है। तो आपको ये बताना है यहाँ पे 5 सेंटीमीटर, तो आपको ये बताना है कि इस सेकंड चार्ज की कितनी वैल्यू होनी चाहिए कि ये अपर चार्ज को बैलेंस कर सके, मतलब ये नीचे ना गिरे। कहाँ ना गिरे बेटा? नीचे, ठीक है। तो ये ऊपर में ना हवा में उड़ना चाहिए ये, मतलब कि इसके नीचे एक ऐसा चार्ज रख दिया जैसे मैग्नेट का नहीं होता बेटा, नीचे आपने नॉर्थ पोल रख दिया, ऊपर में नॉर्थ पोल घुमा कर तो उड़ता रहता है ना ऊपर में हवा में, एक्जैक्टली वैसे ही। तो ये आपका पॉजिटिव चार्ज है, ये भी आपका पॉजिटिव चार्ज है। तो मतलब कि इसके नीचे वाले की कितनी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए कि ये ऊपर में इसको लटका दे, ऊपर ही में हवा में लटकता रहे, ठीक है। ये वाली चार्ज ऊपर में लटकनी चाहिए, ठीक है। तो सिंपल सी बात है ना, इसको नीचे कौन खींच रहा है? ग्रेविटी ना, है कि नहीं? ग्रेविटी ही तो खींच रही है। तो इसका चार्ज इतना होना चाहिए कि इसके ग्रेविटेशन फोर्स को जीरो बना सके, सो दैट कि क्या हो जाएगा बेटा आपका कि ये जो है बेटा उसको बैलेंस कर सके ना। तो आपको पता है कि ये नीचे कौन खींच रहा है इसको बेटा? mg खींच रहा है, इसलिए तो इसका मास दिया गया है ना, है कि नहीं? इसलिए तो मास दिया गया है कि नहीं? तो आपको करना क्या बेटा? इसका फोर्स निकाल लो पहले। तो इसका फोर्स क्या होगा बेटा? mg होगा ना, mg होगा, ठीक है। और आप जानते हो बेटा कि यहाँ पे आपको कितना मिल जाएगा बेटा? F = m, ठीक है। मास आपको ध्यान देना बेटा वो 80 ग्राम में दिया हुआ है, तो आप इसको 80 ग्राम में तो नहीं सॉल्व करते, इसको तो हम लोग केजी में करते हैं ना बेटा। सॉरी ओ 8 ग्राम, सॉरी है ना, 8 ग्राम दिया है तो इसको हमें केजी में चेंज करना पड़ेगा। तो केजी में कितना हो जाएगा बेटा? ये 8 × 10⁻³ केजी लिख सकता हूँ ना बेटा मैं, और इंटू में 10 कर देता हूँ,
तो कितना हो गया बेटा ये 8 इंटू 10⁻⁻2 न्यूटन, ये आपका आ गया। तो ये मेरा फोर्स आ गया। क्या आ गया बेटा मेरा? ये फोर्स आ गया। क्या बात है। अब इस फोर्स को बैलेंस करना है, इस फोर्स को क्या करना है बेटा? बैलेंस। तो इसकी कितनी मैग्नीट्यूड होनी चाहिए ना, है कि नहीं, क्योंकि ये नीचे ना गिरे। तो यहाँ पे क्या हो गया बेटा? आपका फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है बेटा? 1/4πε0 Q1 Q2/r²। इसका r कितना है बेटा? r इनके बीच में 5 सेंटीमीटर का है, तो ये 5 इंटू 10⁻⁻2 मीटर होगा ना, है कि नहीं? इतना ही तो होगा। तो देखिए बेटा f कितना मिल चुका है? 8 इंटू 10⁻⁻2 इज इक्वल टू 1/4πε0 की वैल्यू कितनी है बेटा? 9 इंटू 10⁻9 इंटू Q1 की वैल्यू कितनी थी बेटा? 5 इंटू 10⁻8, ठीक है। Q2 तो निकालना है, और इसके बीच में डिस्टेंस क्या था बेटा? 5 इंटू 10⁻2 इंटू 5 इंटू 10⁻2। सही बात है। तो एक 5 से एक 5 कट जाएगा, ठीक है। -2 से -2 इसको काट दो बेटा, ये -4 बना देगा। सही है ना, यहाँ तक तो पहुंच गए हम लोग ना। अब हमारे पास एक 5 बचा हुआ है, 5 को यहाँ डाल देंगे, 9 को यहाँ कर देंगे, मतलब सब कुछ उधर फेंक देंगे। ये Q2 आपको निकालना है बेटा, तो मैं इसको थोड़ा सेपरेट कर देता हूँ बेटा। यहाँ पे देखिए बेटा, अब क्वेश्चन में क्या होने वाला है, बाकी सबको उधर फेंक देंगे, Q2 को एक तरफ रख देंगे ना। तो आपके पास 8 इंटू 10⁻2 था, वहाँ पे जाके कौन मल्टीप्लाई होगा बेटा? 5 मल्टीप्लाई होने वाला है, और नीचे कौन आने वाला है बेटा? 9 इंटू 10⁻5 आने वाला है, क्योंकि 9 - 4 5 होगा ना, इक्वल्स टू Q2 आपको निकालना है, ठीक है। सिंपल है। तो 8/9 आ गया। अब एक काम करिए बेटा, इसको आप 8 5 से 40 कर देना, 40/9 हो जाएगा, इंटू 10⁻2 है, तो ये 10⁻7 हो जाएगा। ये Q2 आ चुका है। तो 9 से 40 को काट दो, कितना आएगा बेटा? 4.4। वेरी गुड ना। तो Q2 कितना आ रहा है बेटा? 4.444 ही आ रहा है क्या, है ना? 4.444 ही आ रहा है ना। तो 4.44 इंटू 10⁻7 कूलम। तो ये आपका बेटा इतना मैग्नीट्यूड उसका होना चाहिए, तब जाकर आपका ये जो है बेटा ऊपर वाली जो चार्ज है बेटा वो बैलेंस हो पाएगी। समझ में आई बात? क्या बात है बेटा, बहुत बढ़िया। सबको आ रहा है समझ, क्लियर हो रहा है ना? बहुत बढ़िया, ठीक है, बहुत बढ़िया। तो 1 मिनट